देश को एक बार फिर से जोड़ा है। साथ ही मैं आप लोगों को एक कमलनाथ जी की जब सरकार आई तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में जो इतने 15 सालों से जो शिवराज सिंह जी की सरकार है उसको बदलने की चाह थी, इसलिए वो सरकार आई और एक नई उम्मीद और नई किरण के साथ आई। और जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार आई है तुरंत ही उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, हजारों गौशालाएं खुलवाई, साथ ही पेंशन की बात जो अभी कह रहे थे कि 300 रुपए से 600 रुपए का वृद्धाओं का पेंशन बढ़ा दिया गया, 14% से लेकर 27% तक ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे बुनियादी काम कमलनाथ जी की सरकार ने बहुत ही कम समय में कर दिखाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि शिवराज सरकार और जो मोदी सरकार है वो इतनी बेईमान सरकार है कि वो अगर जनाधार नहीं इकट्ठा कर पाती तो वो बेईमानी से अपनी सरकार ले आती है। वही काम उन्होंने यहाँ पे भी किया, बेईमानी से वो अपनी सरकार बना लाए और जो एक सुनहरा भविष्य कमलनाथ जी ने दिखाया था कि हमारा मध्य प्रदेश एक सुनहरे राह पे चलेगा, वो अधूरा रह गया। लेकिन अभी हमारे यहाँ फिर से विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर हमारे पास मौका है कि हम जो भी चीजें हमारी अधूरी रह गई थी, जो नीतियां कमलनाथ जी की थी वो अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने का एक बार फिर हमारे पास मौका है और अब हम उसे पूरा कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों के बीच में कमलनाथ जी द्वारा कही गई कुछ बातें रखना चाहूंगी। अभी रायपुर में 85वां महाअधिवेशन कांग्रेस का हुआ था जिसमें कमलनाथ जी ने आर्थिक प्रस्ताव का समर्थन किया है और इस आर्थिक प्रस्ताव की कोर बात थी रोजगार। तो और उन्होंने बताई है कि 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश में। सबसे पहली बेरोजगारी, दूसरी लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है और तीसरी जिस तरीके से हमारे देश और हमारी देश की संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। और इसी के समर्थन में कमलनाथ जी ने कुछ बातें ये कही कि आज हमारे देश के करोड़ों लोग, करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। ऐसा क्यों है? मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण में बड़े ध्यान से सुना करती हूँ। 2014 में जब उन्होंने सरकार बनाने के लिए जब उन्होंने भाषण दिया करते थे तब वह कहते थे कि हर एक इंसान के हर एक नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। आया क्या? किसी के अकाउंट में 15 लाख आया क्या? मेरे अकाउंट में तो नहीं आया। फिर वो बोलते थे कि राष्ट्रवाद की बातें किया करते थे। आज तो उन्होंने रेलवे बेच दिया, ये राष्ट्रवाद है क्या? आज हमारे देश की संपत्ति को बेच देना ये राष्ट्रवाद कहलाता है? फिर वो कहा करते थे कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे युवाओं के लिए। तो नौकरियां निकली क्या? आज क्यों हमारे देश का युवा इतना बेरोजगार है अगर वो नौकरियां होती? और नौकरियों के नाम पे वो एक योजना लेकर आए थे, अग्निवीर, जो आपने सुनी होगी। अग्निवीर योजना में ये था कि जो भी नियुक्तियां उसमें होंगी 4 साल बाद 75% लोगों को उससे निकाल दिया जाएगा और सिर्फ 25% लोगों को उसमें रखा जाएगा। जो 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा वो क्या करेंगे? अब आप सोचिए, मान लीजिए इस गांव के 4 युवा उस अग्निवीर के तहत सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसमें से 3 लोगों को निकाल दिया जाता है। जब उन 4 लोगों की प्रॉपर आर्मी की ट्रेनिंग हुई है, उन्हें गन्स चलानी आती हैं, उन्हें सारी चीजें करनी आती हैं जो एक आर्मी के जवान को आर्मी चाहिए। मान लीजिए अब उसके पास बाहर निकलने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलती, वो क्या करेगा? उसे गन चलानी आती है, डेफिनेटली वो वायलेंस मतलब एक अहिंसा, मतलब कहना चाहिए कि हाँ, आतंकवादी बनेगा वही। तो इस तरीके की योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं जो कि देश के हित में नहीं, अहित में है। साथ ही मैं बात करना चाहूंगी बेरोजगारी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे
ग्रेजुएट्स भाई बहन बेरोजगार हैं, 12वीं पास लोग बेरोजगार हैं, 9वीं 10वीं 8वीं पास बेरोजगार हैं। और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, आज विपक्ष के एक नेता ने कुछ दिनों पहले पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या डिग्री है या उनकी क्या एजुकेशन है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या पढ़ाई लिखाई करी हुई है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। और उन्हें भी ये बताते हुए और शेयर करते हुए गर्व होना चाहिए कि वो क्या पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम भी हमारे देश के हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो इतनी नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, उनके भी दिमाग में उनको भी बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन वो कितने पढ़े लिखे हैं आज तक हमें नहीं पता है। दूसरी बात, हमारे देश की संस्कृति, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का मेरा मेन मकसद यही था कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा लोगों को जोड़ने की रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी इसीलिए निकाली गई थी कि हर जाति हर धर्म के लोग जुड़ पाए, जो नफरत एक दूसरे के बीच में है वो खत्म हो पाए। तो इसी उद्देश्य के साथ भारत जोड़ो यात्रा भी चली है। ये एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पे इतने किस्म के धर्म हैं, इतने किस्म की जातियां हैं, इतने अलग अलग किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं, और कहीं ना कहीं इतने अभी हम लोग नवरात्रि मना रहे थे और साथ में हमारे मुस्लिम भाई बहन रमजान भी मना रहे हैं। तो ऐसा सिर्फ हमारे देश में होता है और कहीं नहीं होता। साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र की हत्या, जो कमलनाथ जी ने अधिवेशन में एक चीज मेंशन करी, लोकतंत्र की हत्या। आज हम सभी जानते हैं कि अगर आप वर्तमान की सरकार के खिलाफ कुछ भी कहते हैं तो आपके पीछे ईडी भेज दी जाती है, आपके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, और तो और विदेश के पत्रकार या विदेशी जो न्यूज चैनल्स हैं, अगर वो कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ भी सीबीआई लगा दी जाती है। तो अगर हमारे मौलिक अधिकार को छीना जाएगा, हमें बोलने का अधिकार हमें नहीं दिया जाएगा, जो देश में चल रहा है वो नहीं बोलने दिया जाएगा, तो ये है लोकतंत्र की हत्या। तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। B.R. अम्बेडकर जी ने एक संविधान जो हमें दिया है और हमें कुछ अधिकार दिए हैं कि हम उन अधिकारों का यूज करके अपनी बात सामने रख सकते हैं। अगर वो अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। साथ ही मैं कमलनाथ जी की योजनाओं की कुछ बातें आप सभी के सामने करना चाहूंगी, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ऑलरेडी वैसे भी आप सभी को बता दिया है। तो अभी कुछ समय पहले ही कमलनाथ जी ने एक मैं बहुत सारे गांवों में जा जाके महिलाओं से मिल रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको अभी शिवराज सरकार ने उज्ज्वला योजना कुछ समय पहले दी थी, जिसके तहत उनको फ्री में सिलेंडर बांटे गए थे। फ्री में सिलेंडर आपने गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को दे दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने उन्हें फ्री में सिलेंडर दिया, लेकिन उसका प्राइस आपने 1150 रुपए कर दिया। ये बिल, मैं भी हूँ डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे 1150 रुपए का सिलेंडर भराना कठिन लगता है। एक मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले इंसान को 1150 रुपए का सिलेंडर भराना कठिन लगता है, तो एक गरीबी रेखा के नीचे वाले आदमी से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो 1150 रुपए का सिलेंडर भराएगा? तो ये तो हो रहा है। साथ ही जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस गैस सिलेंडर था 400 रुपए का, तब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर पूरी रोड पे घूमा करती थी और प्रदर्शन किया करती थी कि महंगाई कितनी ज्यादा है। आज वही स्मृति ईरानी गायब है। क्यों गायब है? हम महिलाएं जानना चाहते हैं कि आज स्मृति ईरानी क्या कहना चाहती हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो इसी के तहत कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि जब उनकी सरकार आएगी तो 500 रुपए का सिलेंडर वो देंगे। साथ ही महिलाओं को रियायत देते हुए जो 1500 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे, वो मुझे भी मिलेंगे। मुझे तो खुशी है, मेरी सरकार अगर मुझे 1500 रुपए दे रही है हर महीने, मैं तो लूंगी, बिल्कुल लूंगी, सारी महिलाएं लेंगी। लेकिन अभी जो लाडली बहना योजना के तहत शिवराज जी ने घोषणा की कि वो 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। अगर आप उसकी सच्चाई जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे। उसमें उन्होंने कहा है कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको वो नहीं मिलेगा, 23 साल से नीचे की महिलाएं हैं उनको वो नहीं मिलेगा, जिसके घर में 5 एकड़ जमीन है उसको वो नहीं मिलेगा, जिसके घर में 4 पहिया वाहन है उसको वो नहीं मिलेगा, जिसके घर में 2.5 लाख रुपए की आमदनी है उसको वो नहीं मिलेगा। तो मिलेगा किसको?
भाई कहीं ना कहीं से वो हर जगह से काटा जा रहा है। तो ये इस तरीके की झूठी योजनाएं सिर्फ पोस्टर बनाने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आप लोगों को लगे कि ये कितनी योजनाएं बना रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है असलियत में। साथ ही राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और कहते हैं कि हिंदूवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं? हमारा देश विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मों और इतनी विभिन्नताओं से बना हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने से या सिर्फ जय श्री राम बोल देने से अगर किसी को नौकरी मिल जाती है तो आज से सब जय श्री राम पूरा दिन गाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, अगर हमें नौकरी मिल जाए उससे, अगर हमारे घर में अनाज मिल जाए उससे, हम रोटी मिल जाए उससे, तो जय श्री राम बोलते रहिए आप दिन भर। लेकिन वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन भी नहीं होते। तो जब तक एक गरीब इंसान भूखा है उसको जय श्री राम बोलने में खुशी नहीं मिलेगी। तो मेरा आप सभी को, इवन महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को, सबको एक मैसेज देना चाहूंगी, एक संदेश देना चाहूंगी कि आपको चुनाव करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम यहाँ पे आकर किसी पार्टी के बारे में अच्छी या बुरी बातें करेंगे, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है कि असली में देश में क्या चल रहा है। देश की वर्तमान की परिस्थितियों से जुड़िए, उनको देखिए कि उसमें क्या गलत है और क्या सही है, और आपको कितना बेवकूफ और कितना आपसे सच बोला जा रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। वहीं जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे वरिष्ठ राहुल गांधी जी को अभी निष्कासित कर दिया गया है। 2019 में उन्होंने जो भाषण दिया था, 2019 में जब वो भाषण दिया गया था, उनके खिलाफ एक गुजरात में एक इंसान ने जब अदालत में जाकर उन पे मुकदमा भी लगाया, तो उसका फैसला तभी होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने उसका स्टे भी लगा दिया। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही जब संसद में उन्होंने अडानी के खिलाफ या अडानी के बारे में, अडानी और प्रधानमंत्री जी का जो चिट्ठा है, जो उनकी मैत्री है, उसका पूरा जो चिट्ठा खोला, उसके बाद ही क्यों ये केस खुला और इतने जल्दी उस पर फैसला भी आ गया और संसद से उनको छुट्टी भी दे दी गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। अगर उनकी सच्चाई किसी को बता दी जाए, जैसे कि अडानी, सही सवाल है, 20,000 करोड़ रुपए किसी एक इंसान को, किसी एक बिजनेसमैन को, किसी एक व्यवसायी को दे देना, मतलब उस पर सवाल पूछेंगे। LIC पे हम सबका पैसा लगा हुआ है, आप सबका पैसा लगा हुआ है, तो क्यों दिया गया? वो ऐसे सवाल जब उन्होंने पूछे, और मैं तो कहती हूँ कि जब विपक्ष कितने दिनों से ये मांग कर रहा है JPC की, तो JPC क्यों नहीं बनाई जा रही है? मैं तो कहती हूँ कि बीजेपी के बहुत सारे लोगों का मैंने वक्तव्य सुना, उसमें वो कहते हैं कि अडानी, कांग्रेस के टाइम पे भी अडानी जी को काम दिया जाता था। तो मैं तो कहती हूँ कि अगर उस कांग्रेस के टाइम पे अगर कुछ अडानी जी को ये तो नहीं है कि अडानी जी कांग्रेस के टाइम पे भीख मांग रहे थे या अभी जाके एकदम से बहुत ज्यादा बिल्कुल विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए, ऐसा पहले, मतलब ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के टाइम में कुछ गड़बड़ हुई है, तो आप भी मांग करिए, आप भी जांच करवाइए। अभी हमने कुछ समय पहले रामनवमी मनाई है, तो रामनवमी मतलब राम जी के काल में जब सीता माता की अग्नि परीक्षा हो सकती है, तो अडानी की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हो रही है? अडानी के लिए एक नॉर्मल सी बात है, JPC की मांग की जा रही है, तो JPC बनानी चाहिए, जिसमें आपके पक्ष के भी लोग बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, विपक्ष के लोग भी बैठेंगे, और भी पार्टियों के लोग होंगे, सारे लोग मिलकर जांच करेंगे। आप उससे क्यों डर रहे हैं? बार बार अडानी का नाम लेने की वजह से राहुल गांधी जी को उनकी सदस्यता से निष्कासित किया गया है, ये हम सभी जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में जिस तरीके से निरंतर लोग सही बातों को दबाया जा रहा है, विपक्ष को दबाया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक छत्र राज्य चलता रहे, इसको कहते हैं तानाशाही। कुछ लोगों का तो मुझसे ये भी सवाल था कि कहीं ऐसा ना हो कुछ साल बाद कि हमसे वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया जाए और एक ही हमारे देश में वो राज सिस्टम भी चालू हो जाए, जिसमें मोदी जी हमारे देश के राजा होंगे और हम सब प्रजा होंगे। ये सब लोग परिवारवाद की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की फैमिली को, परिवार को देखकर ये परिवारवाद की बात करते हैं। जब हम लोग सवाल पूछते हैं कि अमित शाह जी के बेटे
जय शाह को इतना प्रॉफिट मिला हुआ है, उन्हें क्रिकेट का अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो वो कैसे हो रहा है? ये परिवारवाद नहीं है। साथ ही अभी कर्नाटक के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, तो ये परिवारवाद नहीं है। ये अगर आप करें तो सब सही, अगर दूसरा कर रहा है तो गलत है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ, स्पेशली मेरी युवाओं से ये मांग है, ये अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, सही बातों को समझिए और अपना निर्णय उसके साथ लीजिए। और महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, महिलाएं तो वैसे भी जानती हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा चरम पर है। बहुत सारी महिलाओं से भी मेरी बात हुई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इस गांव में ही 50% लोगों के पास घर हैं और दूसरे 50% जो लोग हैं वो फॉर्म भरने जाते हैं या फिर चाहते हैं कि उनके घर बने, तो वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं। तो इस तरीके की तो चीजें चल रही हैं। तो इन्होंने सिर्फ घोषणाएं करी हुई है, काम जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो